एग्जाम पास आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा टेंशन में आ जाओ। आप अपने फ्लो में पढ़ते रहो, ठीक है। हाँ, हर दिन कुछ एक्स्ट्रा पढ़ो, अपनी जो लिमिट है उसको पुश करो थोड़ा। अरे इस बोन मैरो के अंदर बेटा बी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन और फॉर्मेशन होता है। जो बी लिम्फोसाइट्स है ना, इस बी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन भी होता है और फॉर्मेशन भी होता है। तो यहाँ पर बनी बनाई एंटीबॉडीज ट्रांसफर तो हो रही हैं बाहर, लेकिन वो नेचुरली हो रही हैं। जैसे कि कोलेस्ट्रम है, जो आफ्टर डिलीवरी जो मदर इनिशियली जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज नोन एज कोलेस्ट्रम। तो जो करता धरता जो सेल थी, जो कमांडर सेल थी, वो हेल्पर टी सेल थी, और हेल्पर टी सेल का नंबर ही रिड्यूस हो गया। किसने कर दिया? इस वायरस ने कर दिया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। दिस इज नैन्सी डेला। एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूं, और आज हम करेंगे एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आप अपने नोट्स को रिवाइज कर रहे होगे, प्रैक्टिस शीट, डीपीपीज, और उसके बाद आपने पीवाईक्यूज करने हैं, और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जो भी दी हुई है हर चैप्टर के एंड में वो आपने सोल्व करनी है, और सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज डेफिनेटली करनी है, आपने छोड़ना नहीं है कि चलो ओके नोट्स हो गया तो इनफ है, ऑलराइट। तो ये तीन चीज तो बेटा आपने करनी ही करनी है, अपने नोट्स, पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। ऑल राइट, तो सबसे पहले ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है। तो जो ह्यूमन हेल्थ एंड जो डिजीज चैप्टर है बेटा, ये इस चैप्टर को 3 पोर्शन के अंदर डिवाइड किया गया है। तो जो सबसे पहला जो पोर्शन है जिसके बारे में बात हो रही है कि कॉमन जो डिजीज हैं उनके बारे में, कि बैक्टीरियल डिजीज क्या है, प्रोटोजोवन डिजीज क्या है, ठीक है, वायरल डिजीज क्या है, एक तो इस तरीके से बात हो रही है। फिर अगर मैं बात करूं, दूसरा जो टॉपिक है वो है इम्यूनिटी के बारे में। तो जो इम्यूनिटी के बारे में किस तरीके से बात हो रही है बेटा, इम्यूनिटी कि इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स की इम्यूनिटी, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है ना। उसके बाद जो थर्ड जो पोर्शन है दैट इज ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, और जो 2 डिजीज है वो डिटेल में करनी है, एड्स एंड कैंसर, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो चैप्टर है हम ट्राई करेंगे कि आपका जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के थ्रू सारा का सारा चैप्टर हो जाए, ठीक है। तो जो भी मैं पोर्शन पढ़ाऊंगी थोड़ा सा रिलेटेड भी पढ़ाऊंगी, सिर्फ जो क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं बताऊंगी, आपको जो रिलेटेड जो पोर्शन है, कॉन्सेप्ट है वो भी बताऊंगी, सो दैट आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए। और मैं अब भी एक बार आपको बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ऑलराइट, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है तो इम्यूनिटी के ऊपर, कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, इनेट और एक्वायर्ड के बीच में डिफरेंस, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के बीच में डिफरेंस, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के बीच में डिफरेंस। एक तो डिफरेंस के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो एक तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं डिजीज, तो डिजीज में बेटा 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मलेरिया, ठीक है, सेकंड वन इज एड्स एंड थर्ड वन इज कैंसर। पूरी की पूरी ये 3 डिजीज तो आपको डिटेल में आनी चाहिए, और हर एक डिजीज का आपको कॉजेटिव एजेंट पता होना चाहिए कि क्या कॉजेटिव एजेंट है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और सिम्टम्स आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन पूछने के तरीके कैसे हो सकते हैं कि आपको किसी डिजीज के बारे में दे दिया और आपसे पूछ लिया कि कॉजेटिव एजेंट बताओ, आपको सिम्टम्स के बारे में दे दिया और आपसे पूछेंगे कि डिजीज क्या है, या फिर आप ये बताओ जो डिजीज है उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है। तो आप डिजीज के बारे में ये 3 से 4 चीज आप कर लेना, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट है ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। तो ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज पे तो जनरल सा आएगा कि कैनाबिनॉइड्स क्या होती हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा पोर्शन है। इम्यूनिटी वाला पोर्शन बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, और एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि और ये स्ट्रक्चर आपकी कि एंटीबॉडी क्या होती है, किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्या डायग्राम है, तो ये आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपके चैप्टर की अप्रोच होनी चाहिए। एग्जाम पास आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा टेंशन में आ जाओ। आप अपने फ्लो में पढ़ते रहो, ठीक है। हाँ, हर दिन कुछ एक्स्ट्रा पढ़ो, अपनी जो लिमिट है उसको पुश करो थोड़ा। ऑलराइट, तो अब आ गया है बेटा तपस्या मोड, आपको ऑन करना ही पड़ेगा, अब वक्त आ चुका है।
तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ आसान पसान इजी पीजी क्वेश्चन से। तो सबसे जो पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, आपके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। सॉल्यूशंस बेटा इसलिए दे रही हूँ मैं क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए ना कि पेपर लिखना कैसे, सब्जेक्टिव है भाई, लिखना तो आना चाहिए। ऑलराइट, तो ये तो आपको पता ही होने चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट आर द वेरियस पब्लिक हेल्थ मेजर्स विच यू वुड सजेस्ट एज सेफ गार्ड अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, अब देखो जो इन्फेक्शियस डिजीज है, इन डिजीज का जो दूसरा नाम है बेटा, ये क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, इन डिजीज को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। और ये जो डिजीज है पैथोजन की वजह से होती है, और ये डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इन्फेक्शियस डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज। तो इनका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको पता है कि भाई, जैसे अगर मैं बात करूं, मलेरिया है, जो मलेरिया है वो फीमेल मस्कीटो के काटने से होता है। ठीक है, तो हम उसके जो वेक्टर है और उसको हम खत्म कर दें। अब ये मच्छर कहाँ पे मिलेंगे भाई, जहां पर पानी ठहरा हुआ है। ठीक है, जहां पे मतलब प्रॉपर हाइजीन कंडीशन नहीं है, क्लीनलीनेस नहीं है। ठीक है, तो कुछ ऐसी डिजीज है जो कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलती है। तो भाई स्वच्छ जल पीना चाहिए हमें। ठीक है, अच्छा खाना खाना चाहिए, ज्यादा चटपटा नहीं खाना चाहिए बाहर का। तो किस तरीके से मोड ऑफ जो ट्रांसमिशन है उनको हम खत्म कर दें। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो बन जाएगा। तो व्हाट आर द वेरियस पब्लिक हेल्थ मेजर्स विच यू वुड सजेस्ट एज सेफ गार्ड अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज। तो क्या क्या पब्लिक मेजर्स है, तो आपने सुना होगा जब कोविड आया है, तो कोविड में आपने एक टर्म आपने सुनी होगी, क्या, किसके बारे में, आइसोलेशन के बारे में, कि आइसोलेट कर लो अपने आप को। ठीक है, तो आइसोलेशन, तो आइसोलेशन के बारे में क्या है, इट प्रिवेंट्स द स्प्रेडिंग ऑफ एयरबॉर्न डिजीज। वी आइसोलेट एन इन्फेक्टेड पर्सन टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ द डिजीज स्प्रेडिंग। जैसे आपने सबसे पहले तो कोविड के टाइम पे सुना होगा कि भाई जिसको इन्फेक्शन हो गया है वो अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट कर ले, अलग कर ले। ठीक है, तो बूढ़े लोगों के अंदर बेटा जो इम्यूनिटी है वो कम होती है एज कंपेयर टू जो यंग जनरेशन है ना, तो वो अपने आप को उनसे अलग कर ले। यही तो सबसे पहले सुना था आपने, आइसोलेट कर लो। तो जैसे जो कोविड है वो किसकी तरफ से फैल रहा था, कैसे फैल रहा था, इन्फेक्शन मतलब जो कि एयरबॉर्न डिजीज थी। ठीक है, तो आपका इसमें आपने लिखना है, इट प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ एयरबॉर्न डिजीज। ठीक है, जैसे चिकन पॉक्स हो गया, निमोनिया हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया। तो सेकंड है वैक्सीनेशन। अब ये भी आपने पॉइंट सुना होगा, तो ये चीज रटने की नहीं है। आप इनको जो कॉमन जो वर्ड्स है, आप उन जो कॉमन वर्ड्स पकड़ो, आपने इनको हाईलाइट कर दिया। अब टीचर क्या समझेगा कि बच्चे ने हाईलाइट करा आइसोलेशन और वैक्सीनेशन, तो उसका जो ध्यान इन सब चीजों के ऊपर नहीं जाता। तो आपको पता होना चाहिए कि पेपर को प्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, कि वो सुंदर सुंदर लगे और एग्जामिनर खुश होके पूरे के पूरे नंबर दे दे। ठीक है, तो नेक्स्ट, इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, डीपीटी वैक्सीन हो गया। ठीक है, ऑरल पोलियो वैक्सीन, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, तो वैक्सीन हम पहले से अपनी बॉडी को तैयार कर लेते हैं कि भाई सचमुच का जो पैथोजन आएगा तो हमारी बॉडी कोई टाइम नहीं लेगी, उसको धाई धाई कर देगी। ठीक है, तो सेकंड क्या है, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के अंदर क्या करना है आपने, इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट कम्युनिकेबल डिजीज बाय एडमिनिस्ट्रिंग सम ऑफ द एजेंट्स दैट इम्पर्सनेट द माइक्रोब इन द बॉडी। दिस हेल्प्स to provide passive immunity, or you can say rendering passive immunization to the body. Vaccines are available for some disease, example लिख दो, मम्स लिख दो, पोलियो लिख दो, जो भी आपको नाम याद है। तो वैक्सीनेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ वैक्सीन पढ़ी थे ना, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकंड जनरेशन वैक्सीन। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन के अंदर जिसके अंदर पूरा का पूरा जो माइक्रोब है वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। लेकिन वो जो माइक्रोब है वो क्या होना चाहिए, किल्ड फॉर्म में होना चाहिए। वो डिजीज को तो कॉज नहीं कर सकता। ठीक है, दैट इज नॉट एबल टू कॉज डिजीज, बट इट विल एक्टिवेट अवर इम्यून सिस्टम। हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा, सो दैट जब एक्चुअल का सचमुच का पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर आए तो वो खत्म हो जाए। तो जो इम्यूनाइजेशन है, किस टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करता है पैसिव इम्यूनिटी। वैक्सीनेशन कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। आप पढ़ोगे, क्वेश्चन भी है। तो एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है जब होस्ट, जो इंडिविजुअल
खुद एंटीबॉडी बनाए, दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब है कि बनी बनाई जो एंटीबॉडीज हैं वो ट्रांसफर हो रही हैं पर्सन के अंदर। अब भाई सांप ने काट लिया था, वो वहां पर हम ऐसे हाथ पकड़ के थोड़ी देखेंगे, अच्छा सांप ने काट लिया, आपका तो बॉडी खुद ही एंटीबॉडी बना लेगी, ठीक है। तो ऐसे हम इतना वेट नहीं करेंगे, उसमें इतना समय नहीं होता जब हम बाहर से बनी बनाई फिर एंटीबॉडी इंसर्ट करते हैं पर्सन के अंदर, ठीक है। तो एक तो हो गया आइसोलेशन, सेकंड हो गया वैक्सीनेशन। अब हम बात करते हैं थर्ड है वेक्टर इरेडिकेशन, ऑब्वियसली। अब ऐसी डिजीज जो भाई जो कि मच्छर काटने से होती हैं, ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं एलिफेंटियासिस हो गया, ऑलराइट, और आपने पढ़ा था मलेरिया, इन सब के जो वो है बेटा मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, फीमेल मस्कीटो है। तो अब फीमेल मस्कीटो को आपने खत्म करना है, तो किस तरीके से करना है? एक तो जो फिश होती है जो इसके लार्वा के ऊपर फीड करती है, जैसे गंबूजिया, वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं हम पॉन्ड्स के अंदर, ऑलराइट। और दूसरा क्या करेंगे, स्वच्छ पानी, आसपास कोई पानी खड़ा नहीं होने देंगे, ठीक है, साफ सफाई रखेंगे। तो जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है उसी को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे खत्म कर दिया। तो वेक्टर इरेडिकेशन के अंदर आप क्या लिखोगे, डिजीज such as dengue हो गया, मलेरिया हो गया, that spread through vectors can be prevented by ensuring a clean environment and checking the breeding of the mosquito, which is facilitated by the regulating water and not letting it stagnant near the residential areas। अपना जो घर है भाई उसमें भी आपने साफ सफाई रखनी है, ठीक है। इंसेक्टिसाइड, अब है मच्छर है बेटा, जो मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ये मच्छर के काटने से होता है, तो सोते समय मच्छरदानी का यूज करो, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर क्लीननेस रखो, तो कोई डिजीज यहाँ पर नहीं होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, इट कैन बी ऑल्सो बी कंट्रोल्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग द लार्विवोरस फिश सच एज गंबूजिया इन द पॉन्ड्स एज दे कंट्रोल मस्कीटो लार्वा। वो मस्कीटो के लार्वा के ऊपर फीड करती है, तो फिर मच्छर खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन रहेगा उसमें आपने क्या लिखना है कि मेंटेन पब्लिक एंड पर्सनल हाइजीन, मतलब अपनी हाइजीन को मेंटेन करो। ऐसा नहीं है कि ठंड है तो मतलब नहा ही नहीं रहे हैं, ठीक है। नहाना डेली नहाना, उसके अंदर थोड़ा डिटॉल डाल के नहाना, अपने आप को क्लीन रखना, घर को क्लीन रखना, सारी चीज़ों को आसपास के एरिया को क्लीन रखना, कूड़ा डस्टबिन के अंदर डालना, ठीक है। ये सारी की सारी जो बातें बेटा ये तो करनी ही चाहिए। इसको मतलब ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर किसी का डंडा होना चाहिए कि आपके मम्मी पापा बोले बेटा अपने आप को साफ रखो, नहाओ, ठीक है, अपना बेड बना के रखो, रूम के अंदर क्लीन रखोगे, रूम को अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखोगे, पता चले कोई बुक्स कहीं पर है, कोई बुक कहीं पर है, ठीक है, बेड आपका ऐसे ही फैला रहा है, तो आपका जब रूम जहाँ पर आप पढ़ रहे हो थोड़ा सा क्लीन होना चाहिए, जहाँ पर आपको एकदम पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको पता है, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आइसोलेशन करके, वैक्सीनेशन करके, वेक्टर को इरेडिकेट करके और मेंटेनिंग पब्लिक एंड पर्सनल हाइजीन, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा ये जो क्वेश्चंस है ना ये छुटकू मुटकू से क्वेश्चंस है, ठीक है। ये तो भाई मतलब आपको पता होने चाहिए, इसमें कोई ज्यादा कॉमन सेंस की क्वेश्चंस अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं, लेकिन डिटेल क्वेश्चन भी आएंगे। आज ऐसे क्वेश्चन की बात करते हैं। इन विच वे हैज द स्टडी ऑफ बायोलॉजी हेल्प्ड अस टू कंट्रोल द इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है, कि बायोलॉजी की स्टडी हमें किस तरीके से हेल्प करती है इन्फेक्शियस डिजीज को कंट्रोल करने में। अब इन्फेक्शियस डिजीज, अब ये बताओ जब हमें जो कोरोना है, ठीक है, कोविड के टाइम पे हम बचे थे, ठीक है, तो उस टाइम पे हम कैसे बचे थे? बायो की नॉलेज थी तभी बचे थे या फिर ऐसे बच गए? भाई वैक्सीन कैसे बनी? बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनी, ठीक है। तो सबने कि भाई पहली फर्स्ट वैक्सीन लग गई है, सेकंड वैक्सीन लग गई है, तो सब भाग रहे थे ना, लाइन में लग रहे थे कि भाई मुझे भी वैक्सीन मिलनी चाहिए, मुझे भी वैक्सीन मिलनी चाहिए, मुझे कुछ ना हो जाए। तो ये सारी की सारी हेल्प ही करी इन्फेक्शियस डिजीज को कंट्रोल करने में, बायोलॉजी कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कंप्लीट इरेडिकेशन, कुछ ऐसी डिजीज हैं जो कंप्लीटली इरेडिकेट हो चुकी हैं। कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ फैटल डिजीज, जैसे कि मैं बात करूं स्मॉल पॉक्स वॉज पॉसिबल विद द यूज ऑफ इम्यूनाइजेशन स्कीम्स एंड वैक्सीन। अदर इन्फेक्शियस डिजीज सच एज डिप्थीरिया, पोलियो, निमोनिया, इनके क्या है बेटा वैक्सीन बन चुकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ट्रीटमेंट ऑफ सेवरल इन्फेक्शियस डिजीज हैव बीन सक्सेसफुली कैरिड आउट विद द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड ड्रग्स। एंटीबायोटिक्स कैसे बनाते हैं, वैक्सीन हम कैसे बनाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके बनाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी ने इस तरीके से बेटा हमें बहुत ज्यादा हेल्प करी है। तो आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा जो टॉपिक है दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्कोप है, करियर स्कोप है, ठीक है।
चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे एक्चुअली जो चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके अभी शुरू हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द ट्रांसमिशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज टेक प्लेस। तो किस तरीके से जो ट्रांसमिशन है वो होता है अमीबियासिस के अंदर, मलेरिया के अंदर, एस्कैरियोसिस एंड निमोनिया। तो अब इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट आर द कॉजेटिव एजेंट ऑफ अमीबियासिस, मलेरिया, एस्कैरियोसिस एंड निमोनिया। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं भाई, अमीबियासिस है। अमीबियासिस कैसे होती है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, मलेरिया, मलेरिया कैसे होता है बेटा? इट इज अ प्रोटोजोअन डिजीज। ठीक है, ये क्या है? दोनों ही क्या है? अमीबियासिस एंड मलेरिया दोनों ही प्रोटोजोअन डिजीज है। ठीक है, प्रोटोजोअन डिजीज है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं मलेरिया, मलेरिया डिजीज कैसे होती है? ये प्रोटोजोअन है, इसकी जो पॉजिटिव जो एजेंट है वो क्या है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया, लेकिन सबसे ज्यादा जो खतरनाक जो मलेरिया है वो कौन कॉज करता है? प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एस्कैरियोसिस, बेटा ये एक हेलमिंथिक डिजीज है। ठीक है, एंड इट इज कॉज्ड बाय एस्कैरिस। ठीक है, ये कौन सी डिजीज है? हेलमिंथिक डिजीज है। ठीक है, अगर मैं बात करूं निमोनिया, निमोनिया क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज है। निमोनिया और कॉमन कोल्ड में कंफ्यूज मत हो जाना, ये क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज है। ये कैसे डिजीज है भाई? बैक्टीरियल डिजीज है। और ये जो डिजीज है ये कैसे कॉज होती है? बैक्टीरिया कॉज करता है। कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो ये तो आपके पॉजिटिव एजेंट हो गए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लेते हैं भाई। जो अमीबियासिस है, अमीबियासिस का अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखूं तो कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा भाई? क्या है मोड ऑफ ट्रांसमिशन? कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर। ऑल राइट, और अगर मैं बात करूं प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम मलेरिया, इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है भाई? बाइट ऑफ फीमेल लेडी मस्कीटो काटती भाई, फीमेल एनाफिलीज। ऑलराइट, फीमेल एनाफिलीज, बाइट ऑफ द फीमेल एनाफिलीज। अगर मैं बात करूं एस्कैरिस, एस्कैरिस किस तरीके से होती है भाई? कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर से। ऑलराइट, कैसे होती है? कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर। बैक्टीरियल डिजीज निमोनिया, ड्रॉपलेट ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, ड्रॉपलेट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। तो ये मैंने आपको बता दिए हैं डिस। तो इस तरीके से ये फैलती हैं। ठीक है, हाउ डज द ट्रांसमिशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज टेक प्लेस? अमीबियासिस हो गया, मलेरिया हो गया, एस्कैरिस हो गया एंड निमोनिया। ऑलराइट, चलो अब हम बात करते हैं आपको किस तरीके से मिल जाएगा। इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा नोट्स। तो अमीबियासिस कैसे होती है? इट इज कॉज्ड बाय द एंटामीबा हिस्टोलिटिका, इट स्प्रेड्स बाय द मींस ऑफ कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर। द हाउस फ्लाई इज द वेक्टर विच ट्रांसमिट द डिजीज। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मलेरिया, मलेरिया याद रखना, मलेरिया इंपॉर्टेंट है। इट इज कॉज्ड बाय द पैरासिटिक प्रोटोजोआ बिलोंगिंग टू द प्लाज्मोडियम टाइप एंड इट स्प्रेड थ्रू द फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो। एस्कैरियोसिस, एस्कैरियोसिस कैसे होती है? एस्कैरिस फाइलम एस्कैलमेंथिस के अंदर आते हैं ना। एस्कैरिस हो गया, विचुरेरिया बैनक्रॉफ्टी, और विचुरेरिया बैनक्रॉफ्टी क्या कॉज करता है? विचुरेरिया बैनक्रॉफ्टी कॉज करता है एलिफेंटियासिस या फिर फिलेरियासिस। तो हर एक डिजीज के आपको पता होने चाहिए। So it is caused by the Scarus lumbricoids, a species of roundworm. It is spread through unsafe food and water. It is common in areas where food and drinking water aren't safe and where they are exposed to the human fecal matter. तो भाई कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर से बहुत सारी डिजीज फैलती है। तो अगर ऐसे डिजीज से बचना है तो भाई
आसान सी बात है, कोई डिजीज जिस तरीके से फैलती है उसको मतलब उससे बचना है हमें। जैसे एड्स है, एड्स कैसे फैलता है? सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। तो अवॉइड अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, अवॉइड सेक्स विद द नोन पर्सन। ऑलराइट, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि स्कैरियसिस है और एमीबियासिस है, ये कैसे फैलती है? कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर से। मलेरिया ही हो गया, मलेरिया हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ निमोनिया की, तो निमोनिया कैसे फैलता है? निमोनिया फैलता है बैक्टीरिया से। तो इट इज कॉज्ड बाय द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड इट स्प्रेड बाय द स्पूटम ऑफ अ डिजीज पर्सन। इट आल्सो स्प्रेड वाया एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स फ्रॉम अ कफ और स्नीज। तो जब भी छींक आती है तो आँच ही ऐसे नहीं, मतलब अपने मुंह को कवर करके, नाक को कवर करके छींकना होता है, ठीक है ना, बेसिक एटिकेट्स। चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि व्हाट आर द मेजर्स वुड यू टेक टू प्रिवेंट वाटर बोर्न डिजीज। भाई वाटर बोर्न डिजीज से बचना है तो क्या क्या मेजर्स हम कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या स्टेप्स हम उठा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्या है, पहला जो क्वेश्चन है ये है, पहला जो ऑप्शन है दैट इज ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन। भाई जो पानी जो पी रहे हैं वो साफ सुथरा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ठीक है, contaminated फ्री होना चाहिए। दिस कुड बी अचीव्ड बाय द फिल्ट्रेशन, बॉइलिंग, सेडिमेंटेशन एंड द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। सेकेंड अगर मैं बात करूँ वाटर रिसोर्सेज, रिजर्वायर्स, वो भी प्रॉपर डिसइंफेक्शन, मतलब प्रॉपर उनका भी ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो भी क्लीन होने चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू स्टैंड। भाई पानी को स्टेगनेंट वाटर नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इट बिकम ब्रीडिंग पूल्स, वो बन जाते हैं, वहाँ पे ब्रीडिंग होती है, मॉस्किटोज के नंबर उनका इंक्रीज होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ हाइजीन शुड बी स्ट्रिक्टली मेंटेन्ड इन द पब्लिक कैटरिंग। तो कॉमन सी बेसिक सी बातें हैं भाई, जो पानी से जो डिजीज फैलती हैं, पानी स्वच्छ पीना चाहिए, जो खड़ा है पानी उसको अवॉइड करना चाहिए, कूलर्स की टाइम टू टाइम क्लीननेस होनी चाहिए, पानी उनको चेंज करते रहना चाहिए कि उसके अंदर कोई मच्छर ना हो। तो ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं डिस्कस विद योर टीचर। आओ भाई टीचर के साथ डिस्कस कर लेते हैं, डिस्कशन है ना। व्हाट डज इट सुटेबल जीन मीन? व्हाट डू यू मीन बाय ये सुटेबल जीन? सुटेबल जीन का मतलब क्या है? तो सुटेबल जीन का मतलब क्या होता है? ये मतलब एक सेगमेंट है डीएनए का। भाई जीन है, एक सुटेबल जीन है, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ये सुटेबल जीन? तो सुटेबल जीन का मतलब क्या? इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है, इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि हम किसके अंदर इंजेक्ट करते हैं, जो कि होस्ट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। अब ये जो जीन है हम होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या करेगा? एक्सप्रेस करेगा अपने आप को। अब जस्ट सपोज यहाँ पे हम कोई पर्टिकुलर जीन लेते हैं, एक्सप्रेस करके क्या बनाएगा? वो प्रोटीन बनाएगा। कोई भी जीन है, जो जीन आप एक्सप्रेस करके क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है ना। तो यहाँ पे देखो द टर्म सुटेबल जीन इज यूज्ड टू रिफर, इट इज अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए that can be injected in the host in order to synthesize a particular protein which attacks and kill a specific disease causing entity। अब ये आपको मैं समझाती हूँ, वैसे तो चैप्टर से रिलेटेड नहीं है लेकिन मैं आपको समझाती हूँ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर, थोड़ा सा तो आपको आइडिया होगा। अब वहां पर एक क्राइजीन होता है बेटा, ठीक है, वो जो क्राइजीन एक प्रोटीन बनाता है और जो ये प्रोटीन होती है अपने आप को एक्सप्रेस करती है, और जो प्रोटीन बैक्टीरिया को तो कुछ भी नहीं कहती, लेकिन इंसेक्ट के अंदर जब वो इंजेक्ट करती है तो वो इनएक्टिव प्रोटीन एक्टिव के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से स्वेलिंग होती है, लाइसिस होती है, और वो बाइंड कर जाती है इंसेक्ट के मिडगट एपिथेलियल से, जिसकी वजह से स्वेलिंग होती है, लाइसिस होती है, और अल्टीमेटली इंसेक्ट की डेथ होती है, ठीक है। अब ये जो हम इंसर्ट करेंगे पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि इंसर्ट करेंगे होस्ट सेल के अंदर, वो अपने आप को क्या करेगा? एक्सप्रेस करेगा। जैसे ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है, अब ये ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है, एक्सप्रेस करेगा अपने आप को, इंसुलिन बनाएगा, है ना। तो कोई भी पर्टिकुलर जो सुटेबल जीन का मतलब एक सेगमेंट है डीएनए का जो आप होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करते हो और वो क्या करता है? प्रोटीन बनाता है, ठीक है, आसान सी बात थी। अब ये जीन वाला जो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, जो नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा ना उसके अंदर हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी। जो चैप्टर आएगा पूरी की पूरी जो बायोटेक्नोलॉजी यूनिट है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस।
नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, जो नेक्स्ट है, नेम द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। भाई जो प्राइमरी एंड जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में हम बात करते हैं, तो जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस आना चाहिए कि भाई प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं। तो प्राइमरी जो लिम्फोइड ऑर्गन है वो क्या है, बोन मैरो एंड थाइमस। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं बेटा, बोन मैरो और थाइमस। यहाँ पर अब ये एक नंबर में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जस्ट सपोज, अब आपको ये पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन के अंदर कितना लिखना है। अगर आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि सिर्फ नेम द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, और आपको यहाँ पर एक नंबर में पूछा गया, तो सिर्फ इतना इनफ है कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन ये होता है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन ये होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, कितना पूछा गया है, और उसके अकॉर्डिंग आपने लिखना है। अब ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे एक नंबर का है और इससे रिलेटेड आप प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन बोन मैरो को भी एक्सप्लेन कर रहे हो, थाइमस को भी एक्सप्लेन कर रहे हो, स्प्लीन नोड, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, मॉल्ट को भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है। तो पूरा का पूरा पेज ऐसा नहीं कि जो आपको टॉपिक आता है बस उसको भरते चले जाओ, ऐसा नहीं करना। तो जितना पूछा गया है मार्क्स के अकॉर्डिंग उतना ही आपने लिखना है। अब 3 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, वहां पर आप उस क्वेश्चन को ज्यादा टाइम दे सकते हो। 2 मार्क्स का है, 1 मार्क का है, तो आपको वहां पर ज्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है। चलो, और अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। तभी तो कहते हैं कि टेस्ट देना जरूरी है। आपको पता चलता है कि अब आपने कोई टेस्ट दिया नहीं होगा और आप फर्स्ट टाइम डायरेक्ट आप इतने वो हो, क्या बोलते हो, बैटमैन सुपरमैन, कि एक भी टेस्ट नहीं दिया, बस सीधा जो फाइनल पेपर जाके लिखेंगे। तो आपको ये नहीं पता होगा कि आपकी स्पीड कितनी है, जिस स्पीड से आप लिख रहे हो उस स्पीड से आपका पूरा का पूरा जो पेपर है अटेम्प्ट हो जा रहा है या नहीं, पेपर छूट रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ का आपको पता चलता है। तो इट्स बेटर कि एग्जाम से पहले कम से कम आप टेस्ट तो दे चुके हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेम द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन बोन मैरो एंड थाइमस, और इस बोन मैरो के अंदर बेटा बी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन और फॉर्मेशन होता है। जो बी लिम्फोसाइट्स है ना, इस बी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन भी होता है और फॉर्मेशन भी होता है। मैचुरेशन भी होता है और फॉर्मेशन भी होता है। अब बोन मैरो के अंदर सारी की सारी सेल, चाहे वो आरबीसी है, चाहे वो डब्ल्यूबीसी है, चाहे वो प्लेटलेट्स है, डब्ल्यूबीसी की चाहे वो ग्रेनुलोसाइट है, ए ग्रेनुलोसाइट्स है, ठीक है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, लिम्फोसाइट्स हो या फिर मोनोसाइट्स हो, सारी की सारी जो टाइप की जो सेल्स है वो कहाँ पर बनती हैं, बोन मैरो के अंदर बनती हैं। और बोन मैरो के अंदर ही यहाँ पर टी लिम्फोसाइट बनती हैं। क्या बनती हैं भाई, यहाँ पर टी लिम्फोसाइट बनती हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं थाइमस की, तो थाइमस पर बेटा यहाँ पर मैचुरेशन होता है, किसका, मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट किसके अंदर होगा, थाइमस के अंदर होगा। मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट किसके अंदर होगा, थाइमस के अंदर होगा। क्या मेरी बात समझ में आई यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट, अब मैचुरेशन का मतलब है यहाँ पर जो लिम्फोसाइट है वो एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन मतलब अबाउट 50% ऑफ द लिम्फोइड ऑर्गन कौन एसोसिएट करता है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। और ये कहां पर प्रेजेंट होता है, लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इट इज प्रेजेंट ऑन द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। लिम्फ नोड हो गया, स्प्लीन हो गया, पेयर पैचेस जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, जेजुनम, ड्यूडेनम, इलियम। तो आप ये बताओ पेयर पैचेस कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, पेयर पैचेस एक्चुअली में कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आपका ये क्वेश्चन है। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन बोन मैरो थाइमस, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर माल्ट हो गया, स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड हो गया, पेयर पैचेज हो गए, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, आप यहाँ पर नाम लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, अब यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन है,
ठीक है, यहाँ से बेटा 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है और आपसे यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी गई है। क्या पूछी गई है? फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है। और कौन कौन सी फुल फॉर्म है? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मॉल्ट। मॉल्ट इज द म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, मॉल्ट क्या है? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, मॉल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। सीएमआई यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एड्स, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। नाको, नाको का मतलब है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। एंड HIV दैट इज एड्स। एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, और एड्स को कौन कॉज करता है? HIV दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HIV कौन कॉज करता है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी आपकी 1 मार्क के अंदर पूछा जाता है भाई, 1 मार्क के अंदर आपसे पूछा जाता है और ये आपको करना है। समझ में आ गया? चलो भाई, माल्ट हो गया, CMI, एड्स, नाको एंड HIV। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग and give examples of each, and options we have innate and acquired immunity, active and passive immunity। ठीक है, अब यहाँ पर ना मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस की फॉर्म में क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इनेट इम्यूनिटी के बारे में, और दूसरी तरफ मैं लिख देती हूँ एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है, तो एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, और ध्यान क्या देनी है? ठीक है, ध्यान ये देना है कि डिफरेंस के साथ साथ एक चीज और यहाँ पर पूछी गई है, राइट द एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। अगर आपने एग्जाम्पल्स नहीं लिखे और डिफरेंस ही लिख दिए तो आपके नंबर कटेंगे। मेरी बात समझे भाई? अगर यहाँ पर देखो, डिफरेंस द फॉलोइंग, डिफरेंस तो साथ साथ करना ही है, लेकिन आपको एग्जाम्पल भी देने हैं। अगर आपने एग्जाम्पल नहीं दिए तो आपके नंबर यहाँ पर कट होंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको इस तरीके क्वेश्चन को पढ़ना है। तो इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बीच में डिफरेंस क्या है? तो जो इनेट इम्यूनिटी है, इट इज इनबॉर्न इम्यूनिटी, या फिर इसको हम नॉन अडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं, नॉन अडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी की अगर मैं बात करूं तो इट इज ऑल्सो नोन एज अडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, इट इज नोन एज अडेप्टिव इम्यूनिटी। ये हम एक्वायर करते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। ठीक है, यहाँ पर मेमोरी एब्सेंट होती है। ठीक है, यहाँ पर मेमोरी एब्सेंट होती है, ऑलराइट, और यहाँ पर मेमोरी प्रेजेंट होती है। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसकी खास बात ही यही है कि यहाँ पर मेमोरी प्रेजेंट होती है। इनेट इम्यूनिटी को बेटा हम नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं। इसको नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, इसको हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं। अगर मैं यहाँ से आपका एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करूँ कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इसकी जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन सी? स्पेसिफिसिटी, डाइवर्सिटी, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, एंड द मेमोरी। ठीक है, तो अगर ये बात करूं मैं इनेट इम्यूनिटी, तो ये प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन बाय विद द 4 बैरियर्स। ठीक है, इट इंक्लूड्स 4 बैरियर। इसके अंदर 4 बैरियर आते हैं। इट इंक्लूड 4 बैरियर। कौन कौन से बैरियर? जल्दी से नाम लिखते हैं। फिजिकल बैरियर, ठीक है, सेकंड वन इज फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर। ठीक है, सेलुलर बैरियर एंड द नेक्स्ट वन इज द साइटोकाइन बैरियर। ठीक है, ये 4 टाइप के बैरियर इसके अंदर आते हैं। एंड इट इंक्लूड्स लिम्फोसाइट। ठीक है, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन विद द हेल्प ऑफ लिम्फोसाइट, एंड इट इंक्लूड्स B एंड T लिम्फोसाइट। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है भाई? B लिम्फोसाइट, और दूसरा क्या होगा? T लिम्फोसाइट। अब यहाँ पर देखो, एग्जाम्पल तो लिखना ही है। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, स्किन प्रिवेंट द एंट्री, स्किन प्रिवेंट द एंट्री। जो स्किन है वो क्या प्रिवेंट करती है? एंट्री ऑफ पैथोजन। जो स्किन है बेटा वो एंट्री ऑफ पैथोजन रोक देती है। ऑन द अदर एंड अगर मैं बात करूं, जो म्यूकस है, इट ट्रैप्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इमोबिलाइज देम। तो कोई भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। यहां पर अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर हो जाएगा वैक्सीनेशन। ठीक है, तो वैक्सीनेशन के अंदर भी क्या यहां पर इफ वी इंजेक्ट एंटीजन, इफ वी इंजेक्ट एंटीजन, अगर हम इसके अंदर जो एंटीजन इंजेक्ट करते हैं, देन अवर बॉडी शो रेस्पॉन्स, देन बॉडी शो रेस्पॉन्स। तो हमारी जो बॉडी है वो क्या शो करती है? रेस्पॉन्स शो करती है।
अब यहाँ पर आ जाओ, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के बीच में क्या डिफरेंस है। अब एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर होस्ट का खुद का सिस्टम एंटीबॉडी बनाएगा। होस्ट ऑन इम्यून सिस्टम, होस्ट ऑन immune system, host on immune system form antibodies। host on immune system क्या बनाएगा बेटा, एंटीबॉडीज बनाएगा। और इसकी भी दो टाइप है, ठीक है, एक तो है नेचुरल और दूसरा क्या आएगा, आर्टिफिशियल। अब नेचुरल का मतलब है अगर मैं नेचुरली किसी पैथोजन के कांटेक्ट में आ रही हूँ और जो मेरी बॉडी एंटीबॉडी बना रही है, दैट इज नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। एंड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब अब मैं कांटेक्ट में नेचुरली नहीं आ रही हूँ पैथोजन के, लेकिन मैं लाई जा रही हूँ, ठीक है। यानी कि कोई किल्ड पैथोजन या हीट किल्ड पैथोजन कोई या फिर वीक पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहा है और हमारी बॉडी फिर रेस्पॉन्स शो कर रही है, दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल, ठीक है। तो इसके अंदर एग्जाम्पल क्या आ जाएगा भाई, वैक्सीनेशन का, ठीक है। किसका एग्जाम्पल आ जाएगा, वैक्सीनेशन का। वैक्सीनेशन के अंदर भी हम ये करते हैं। अब पैसिव इम्यूनिटी के अंदर क्या है, रेडीमेड बनी बनाई जो एंटीबॉडीज हैं वो ट्रांसफर हो रही हैं, ठीक है। रेडीमेड एंटीबॉडीज, ठीक है, रेडीमेड एंटीबॉडीज ट्रांसफर, रेडीमेड एंटीबॉडीज आर ट्रांसफर टू द पर्सन। जो बनी बनाई जो एंटीबॉडीज हैं वो ट्रांसफर हो रही हैं। अब ये भी कितने टाइप का है बेटा, दो टाइप का है, ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी भी, एक तो नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। अब नेचुरल के अंदर क्या है, नेचुरल का एग्जांपल दूं तो जैसे कि कोलेस्ट्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पर बनी बनाई एंटीबॉडीज ट्रांसफर तो हो रही हैं बाहर, लेकिन वो नेचुरली हो रही हैं। जैसे कि कोलेस्ट्रम है, जो आफ्टर डिलीवरी जो मदर इनिशियली जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज नोन एज कोलेस्ट्रम। और कोलेस्ट्रम के अंदर जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होती हैं, दैट इज IgA। अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल की, तो आर्टिफिशियल के अंदर जैसे कि स्नेक ने किसी को काट लिया तो उसके पर्सन के अगेन जो एंटीबॉडीज बनी बनाई हम ट्रांसफर कर रहे हैं पर्सन के अंदर, दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। समझ में आया। तो ये डिफरेंस है, आप ये यहाँ पर लिख सकते हो। थोड़ा सा मैं साइड हो रही हूँ बेटा, इसका आप पॉज ले सकते हो और इसको कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, दैट इज ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी यानी कि इसको हम बेटा इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं। एंटीबॉडी को हम नेचुरली क्या बोलते हैं बेटा, इट इज ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो मैक्सिमम जो पार्ट है वो प्रोटीन होता है, 96% पार्ट, एंड दैट प्रोटीन इज गामा ग्लोबुलिन। दैट्स व्हाई जो एंटीबॉडी इट इज ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन। और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो वाई शेप्ड होती है और इसके अंदर दो चेन होती हैं, हैवी चेन और लाइट चेन, ठीक है। दो हैवी चेन होती हैं, ठीक है, दो इसके अंदर हैवी चेन होती हैं और दो लाइट चेन होती हैं, ठीक है। दो लाइट चेन होती है और हैवी चेन और लाइट चेन के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होती है दैट इज डाइसल्फाइड लिंकेज, और हैवी चेन और हैवी चेन के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं दैट इज डाइसल्फाइड लिंकेज, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आपको स्ट्रक्चर बनाना है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है और डायग्राम इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देखो ये जो बड़ी वाली जो चेन है इसको हम हैवी चेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर ज्यादा अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है। ऑलराइट, सो दैट इज हैवी चेन। और यहां पर ये देखो दैट इज द वेरिएबल रीजन, ठीक है। दिस इज दिस इज द कांस्टेंट रीजन, दिस इज द वेरिएबल रीजन, ठीक है। वेरिएबल रीजन, दिस इज द कांस्टेंट रीजन एंड दिस इज द उल्टा कर दिया मैंने, दिस इज द वेरिएबल रीजन, उल्टा कर दिया भाई एक सेकेंड, उल्टा कर दिया, सॉरी। दिस इज द वेरिएबल रीजन, वेरिएबल रीजन, वेरिएबल रीजन, वेरिएबल रीजन, ठीक है। दिस इज द कांस्टेंट रीजन, कांस्टेंट रीजन, कांस्टेंट रीजन, ये क्या है, कांस्टेंट रीजन है ये, ठीक है। दिस इज द वेरिएबल रीजन ऑफ द हैवी चेन एंड कांस्टेंट रीजन ऑफ द हैवी चेन, ठीक है। एंड दिस इज द वेरिएबल रीजन ऑफ द हैवी चेन और दिस इज द वेरिएबल रीजन ऑफ द लाइट चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ द लाइट चेन एंड कांस्टेंट रीजन ऑफ द लाइट चेन। जो वेरिएबल चेंज है बेटा वो अलग अलग एंटीबॉडी, जैसे IG है, IgA है, कितनी टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है। आपको बताया था ना मैंने, जैसे कि IgG हो गया, IgG हो गया, IgA हो गया,
IgM हो गया, IgD हो गया, IgE हो गया, Ig जो कि एलर्जी के टाइम पे प्रोड्यूस होती है, ये टाइप की होती है ना। तो ये अलग जो वेरिएबल रीजन है वो अलग अलग प्रेजेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन द इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। तो अब आपसे ये पूछा जाएगा कि जो एंटीजन जो बाइंडिंग जो साइट है ये कहां पर प्रेजेंट होती है, एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो बेटा ये जो एंटीजन जो बाइंडिंग साइट है ये हैवी चेन और लाइट चेन दोनों पर प्रेजेंट होती है, हैवी चेन और लाइट चेन दोनों पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो ये आपको स्ट्रक्चर बनाना है। ऑरेंज के बीच में कौन सी बॉन्ड प्रेजेंट होगी भाई, डाई सल्फाइड लिंकेज प्रेजेंट होगी। वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है, दो हैवी चेन होती हैं, दो लाइट चेन होती हैं, हैवी चेन के बीच में डाइसल्फाइड लिंकेज, लाइट चेन और हैवी चेन के बीच में डाइसल्फाइड लिंकेज, और एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है, जिसको हम यहाँ पर पैराटोप बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे बेटा, पैराटोप बोलेंगे। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हैवी चेन और लाइट चेन दोनों पे प्रेजेंट होता है, हैवी चेन और लाइट चेन दोनों पे पर प्रेजेंट होता है। तो अगर मैं एक मोनोमर की बात करूं तो इसके पास हमारे पास दो पैराटोप होते हैं, दो पैराटोप होते हैं, ठीक है। ये आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना कि मोनोमर है या फिर क्या है, सिर्फ आपको ये स्ट्रक्चर बनानी है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो भाई आपको बनानी है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। What are the various routes by which transmission of human immunodeficiency virus take place? अब HIV, अब बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से HIV फैलता है, ठीक है। तो HIV कैसे कैसे फैलता है ये हमें पता लगाना है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। HIV के ऊपर क्वेश्चन है, किस तरीके से फैलता है, कैसे हम रोक सकते हैं, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 3 डिजीज आपको डिटेल में करनी है, एड्स, कैंसर, मलेरिया। ऑलराइट, तो चलो, तो सबसे पहला सेक्सुअल कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। सेकंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ द कॉन्टेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। Next is transmission of contaminated blood and blood products, organ transplantation from an infected person, and transmission from mother to the child through the placenta। और जो इंट्राविनस ड्रग अब्यूजर्स होते हैं उनके अंदर भी ये फैलता है, ठीक है। तो ये 4 आपको यहाँ पे याद करने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेक्सुअल रिलेशन विद द पर्सन इन्फेक्टेड, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड कॉन्टेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, एंड इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड, ठीक है। चलो ये भी लिख दिया है, ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द मैकेनिज्म बाय विच द एड्स वायरस कॉज डेफिशिएंसी ऑफ द ह्यूमन इम्यून सिस्टम। यानी कि HIV के अंदर सबसे पहले अगर मैं बात करूं किस तरीके से जो HIV से इम्यून सिस्टम, एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी जब एड्स होता है तो इम्यून सिस्टम पर्सन का वीक हो जाता है। अब इसी को हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं किस तरीके से। जस्ट सपोज यहाँ पर मैंने एक मैक्रोफेजेस ये एक सेल बनाई है, दैट इज मैक्रोफेज, ठीक है। तो HIV का जो वायरस है ना बेटा, उसका जैसे नॉर्मली डिटेल में स्ट्रक्चर नहीं बता रही मैं, ठीक है, मैकेनिज्म हम इस तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पर GP120 होता है, ठीक है, ये मैंने बल्ब जो लगाए हैं ना, ये जैसे कि HIV वायरस है, ठीक है, ये क्या है, HIV वायरस है। और ये जो बल्ब लगाया है मैंने GP120, और यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट होता है, और इसके साथ एंजाइम प्रेजेंट होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और जो मैक्रोफेजेस है, मैक्रोफेजेस और अपनी जो हेल्पर T सेल है, ठीक है, मैक्रोफेज और जो हेल्पर जो T सेल है इसके पास प्रेजेंट होता है CD4 रिसेप्टर। देखो HIV वायरस तब तक कुछ भी नहीं कहेगा जब तक इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, सिंगल स्ट्रैंडेड जो RNA है वो अंदर प्रेजेंट है और इसके अराउंड प्रोटीन की कवरिंग है, ये कुछ भी नहीं बोलेगा, ये अंदर प्रेजेंट है। और ये मतलब इस GP120 ने ना इसको बंद कर दिया है, लॉक कर दिया है, तो कुछ भी नहीं बोलेगा। लेकिन मैक्रोफेजेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं बेटा CD4 रिसेप्टर्स। क्या प्रेजेंट होते हैं?
CD4 रिसेप्टर्स। जैसे ही GP120 इसके ऊपर आके बाइंड करेगा CD4 रिसेप्टर से, ये जो वायरस है ये बेटा शैतान का रूप ले लेगा, और ये जो वायरल जो RNA है अब ये मैक्रोफेजेस के अंदर क्या कर जाएगा, रिलीज हो जाएगा। नाउ दिस वायरल RNA कन्वर्टेड इनटू वायरल DNA विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से ये जो वायरल RNA है वायरल DNA के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो मैक्रोफेज है ना, मैक्रोफेज बेटा, मैक्रोफेज का ये खुद का क्या है, जैसे DNA है, ठीक है, खुद का DNA है। और ये जो वायरल RNA है, नाउ दिस वायरल RNA इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट DNA, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड टू होस्ट DNA के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा विथ एंजाइम इंटीग्रेज। किस एंजाइम से भाई, इंटीग्रेज एंजाइम। ये इंटीग्रेज एंजाइम है, ठीक है, इंटीग्रेज एंजाइम से ये जो वायरल DNA है इस होस्ट DNA का पार्ट बन जाएगा। अब यहाँ पर अभी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा DNA से वायरल जो DNA है ये इसके होस्ट DNA का पार्ट बन जाएगा। अब DNA से RNA बनेगा, RNA से प्रोटीन बनेगी, और हमें बहुत सारी क्या देखने को मिलेंगी, मतलब कॉपीज देखने को मिलेंगी इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हमें बहुत सारी कॉपीज देखने को मिलेंगी और वायरल कॉपीज देखने को मिलेंगी, और ये सेल से रिलीज हो जाएंगी। अब ये चलेंगी कहाँ पर, हेल्पर टी सेल के पास। कहाँ पर जाएंगी, हेल्पर टी सेल के पास जाएंगी। अब मैक्रोफेजेस के अंदर तो इन्होंने अपने जो नंबर को बढ़ा लिया, इसीलिए मैक्रोफेजेस को HIV फैक्ट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है, HIV फैक्ट्री बोला जाता है। कि अब ये जो वायरस है मैक्रोफेजेस के अंदर अपनी कॉपी बढ़ा लेगा, मल्टीप्लाई कर लेगा, और फिर ये हेल्पर टी सेल के पास जाएगा। अब हेल्पर टी सेल के पास भी CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अब ये हेल्पर टी सेल के अंदर अपना नंबर बढ़ाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, और इस सेल को क्या कर देगा, बर्स्ट कर देगा। और एक्चुअली में हेल्पर टी सेल का नंबर बेटा लेस देन 200 क्यूबिक मिलीमीटर रह जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मल जो सेल काउंट होता है वो बेटा 500 से 1200 रहता है, लेकिन जब हेल्पर टी सेल डिस्ट्रॉय होने लगेंगी तो 200 से भी नंबर कम आ जाएगा। अब हेल्पर टी सेल कमांडर सेल थी, यही आगे पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम कमांड कर रही थी। यहीं पर जब बॉडी के अंदर कोई पैथोजन आ रहा था तो हेल्पर टी सेल ही सिग्नल दे रही थी साइटोटॉक्सिक टी सेल की, भाई अब तुम अपना नंबर बढ़ाओ, पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है, इसको मारना है। बी लिम्फोसाइट को ये क्या कर रही थी, ऑर्डर दे रही थी कि अब आपको एंटीबॉडी बनानी पड़ेगी। तो जो करता धरता जो सेल थी, जो कमांडर सेल थी, वो हेल्पर टी सेल थी, और हेल्पर टी सेल का नंबर ही रिड्यूस हो गया। किसने कर दिया, इस वायरस ने कर दिया। तो जो HIV जो वायरस है हेल्पर टी सेल का नंबर क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है, पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड इतना नंबर कम कर देगा। तो जो अपॉर्चुनिस्टिक जो इन्फेक्शन है, ऐसे मतलब जो जिनकी कोई औकात नहीं होती, जैसे चुटकू मुटकू जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम हो गया, टॉक्सोप्लाज्म, जो हमारी बॉडी का नेचुरली कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, स्ट्रांग होता है। लेकिन ऐसे ऐसे जिनकी भाई कोई औकात नहीं होती, ये बैक्टीरिया हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम के पास ताकत ही नहीं बचती। क्यों? क्योंकि हेल्पर टी सेल का नंबर कम हो जाता है। ये पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है, और इसीलिए बॉडी का इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर देता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इम्यूनोडेफिशिएंसी की दो डिजीज हैं, एक तो एक्वायर्ड एड्स, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एंड सेकंड वन इज स्किड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये एड्स तो आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में है, और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर के अंदर आपका स्किड पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा पूरा हुआ यहाँ पर है कि सबसे पहले एंटर करेगा किसके अंदर, मैक्रोफेजेस के अंदर। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से वायरल जो RNA है वायरल DNA के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। वायरल DNA फिर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा होस्ट के DNA के साथ, ठीक है, और वायरस पार्टिकल्स बनाएगा। अब जो मैक्रोफेजेस को हम HIV फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है, सब जो मैंने अभी बताया है सब लिखा हुआ है। उसके बाद ये HIV एंटर चलेगा हेल्पर टी लिम्फोसाइट के पास। हेल्पर टी लिम्फोसाइट के अंदर अपना नंबर बढ़ाएगा और इनको डिस्ट्रॉय कर देगा।
बढ़ाएगा, ठीक है, अपना तो नंबर बढ़ाएगा लेकिन टी लिम्फोसाइट का नंबर ये रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से अब हमारी बॉडी के अंदर इतनी क्षमता नहीं रहती जो नॉर्मली जो छुटकुट मुटकुट बैक्टीरिया वायरस है उनके साथ लड़ सके। सो दैट इज नोन एज ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, ठीक है, ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी, आई होप याद हो गई होगी। चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि हाउ इज द कैंसरस सेल डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल सेल, जो कैंसर और नॉर्मल सेल के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो, जो कैंसर जो सेल है और जो नॉर्मल सेल की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, दैट इज नोन एज कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, ठीक है। कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की वजह से जो सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, सेल ग्रोथ एंड सेल डिफरेंशिएशन इज हाईली कंट्रोल्ड, सेल ग्रोथ एंड सेल जो डिफरेंशिएशन है, सेल ग्रोथ एंड सेल्फ डिफरेंशिएशन इज हाईली रेगुलेटेड, ठीक है भाई। कांटेक्ट इनहिबिशन का मतलब है कि एक सेल जब दूसरे सेल के कांटेक्ट में आती है तो उसका मतलब अनकंट्रोल्ड जो सेल जो डिवीजन है वो रुक जाता है। तो कांटेक्ट, नॉर्मल सेल कांटेक्ट इनहिबिशन शो करती है, प्रॉपर जो सेल ग्रोथ और जो सेल डिफरेंशिएशन है हाईली रेगुलेटेड होता है, और जो नॉर्मल जो सेल है इनका डेफिनेट लाइफ स्पेन होता है और ये एपोप्टोसिस शो करती है, मतलब एक टाइम आएगा जब ये डिवाइड करना बंद कर देंगी। ऑन द अदर हैंड कैंसरस सेल बेटा बदतमीज सेल हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि ये लोस, दे डू नॉट शो प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, दे डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ, दे डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। जो कॉन्टेक्ट जो इनहिबिशन है ये प्रॉपर्टी शो ये नहीं करती, ठीक है। जो कॉन्टेक्ट जो इनहिबिशन है भाई ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये शो ये नहीं करती, ठीक है। अब अगर एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में आती है तो यहाँ पर इसका अनकंट्रोल डिवीजन रुक जाता है, लेकिन यहाँ पर नॉट रेगुलेटेड, सेल डिवीजन इज नॉट रेगुलेटेड, सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन है वो रेगुलेटेड नहीं है। यहाँ पर जो सेल डिवीजन इज नॉट रेगुलेटेड, जो सेल डिवीजन है वो रेगुलेटेड यहाँ पर नहीं है, और इनडेफिनेट लाइफ स्पेन, और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, इनडेफिनेट लाइफ स्पेन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में ये डिफरेंस है, आपको इस तरीके से डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कि भाई कैंसरस सेल और नॉर्मल सेल जो मैंने आपको बताया वो यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप यहाँ से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय द मेटास्टेसिस, ठीक है। मेटास्टेसिस बहुत फेयरफुल प्रॉपर्टी है कैंसर की, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं मेटास्टेसिस को समझते हैं, ये नॉर्मल सेल है, मैकेनिज्म समझते हैं पहले, ये नॉर्मल सेल है, ठीक है। अब ये नॉर्मल सेल को बेटा, ये नॉर्मल सेल ट्रांसफॉर्मेट, इसका ऑनकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, इसका क्या हो जाता है भाई, ऑनकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, ऑनकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, इसका क्या हो जाता है, ऑनकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये ऑनकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, बाय द फिजिकल फैक्टर्स, ठीक है, क्या आएगा, फिजिकल फैक्टर्स, जैसे रेडिएशंस हो गई, ठीक है, आयनाइजिंग और नॉन राइजिंग रेडिएशन, केमिकल फैक्टर्स की वजह से, और जो वायरस है जैसे कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से, ठीक है, ऑनकोजेनिक वायरस की वजह से ये इस नॉर्मल सेल का, ऑनकोजेनिक वायरस इस नॉर्मल सेल का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, ऑनकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से अब इसका जो ग्रोथ है वो, जैसे इसकी जो ग्रोथ है वो इस तरीके से हो जाती है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, ये जैसे इस तरीके से अनकंट्रोल्ड ग्रोथ शो करती है, ठीक है, इस तरीके से। पूरा मैकेनिज्म समझ लेते हैं सो दैट आपको समझ में आ जाए। चलो भाई इसको इस तरीके से करते हैं। ये जो सेल है, डम 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 डम, दैट सेल इज न्यूप्लास्टिक सेल,
ठीक है। और ये जो नियोप्लास्टिक सेल है, इसका अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाता है और एक ये मास ऑफ सेल बना देता है, दैट इज नोन एज बेनाइन ट्यूमर। लेकिन अब ये क्या है, कैप्सुलेटेड है, दैट इज नोन एज कैप्सुलेटेड। ठीक है, ये इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं है। अब भाई ये एक ही जगह बेनाइन ट्यूमर, दो टाइप का ट्यूमर होता है, एक तो होता है बेनाइन ट्यूमर और दूसरा होता है कैप्सुलेटेड। एक होता है बेनाइन ट्यूमर, दूसरा मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो बेनाइन ट्यूमर के अंदर क्या होता है, बेनाइन ट्यूमर का मतलब है कि भाई जहां पर कैंसर, जहां पर ट्यूमर हो गया ना, तो उस ऑर्गन को आप हटा दो तो इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं होगा। लेकिन ये जो नियोप्लास्टिक जो सेल होती हैं, ये एंजियोजेनेसिस फैक्टर रिलीज करती हैं और इस एंजियोजेनेसिस फैक्टर की मदद से होगा क्या कि ये अपने अराउंड ये क्या बना लेंगी बेटा, ब्लड वेसल्स बना लेंगी। ठीक है, अपने अराउंड क्या बना लेंगी, ये ब्लड वेसल्स बना लेंगी। और ये ब्लड वेसल किस तरीके से बना लेंगी कि जो नॉर्मल जो सेल है, आप देखो जिसको कैंसर हो जाता है ना, वो दुबला पतला क्यों हो जाता है, क्योंकि ये जो नियोप्लास्टिक जो सेल है, ये नॉर्मल सेल है, मैं पूरा समझाती हूँ, नॉर्मल सेल है। ये नॉर्मल सेल का फिजिकल फैक्टर्स, केमिकल फैक्टर, ऑन्कोजेनिक फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर की वजह से इस नॉर्मल सेल का ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो एक सेल का अनडिफ्रेंशिएटेड, इसका मतलब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाता है, जिसकी वजह से एक मास ऑफ सेल बन जाता है जिसको हम ट्यूमर बोलते हैं। ये जो नियोप्लास्टिक जो सेल है, ये रिलीज करती है एंजियोजेनेसिस फैक्टर। ठीक है, एंजियोजेनेसिस फैक्टर। और ये जो एंजियोजेनेसिस फैक्टर है, ये क्या करेगा, ये अपने चारों तरफ ब्लड वेसल्स बनाना शुरू कर देती हैं। अब ब्लड वेसल्स बनाएंगी अपने अराउंड, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो ग्रोथ है वो ज्यादा होगी। भाई जो नॉर्मल सेल है उसका भी न्यूट्रिएंट्स ये खा लेती हैं। ठीक है, इनका पेट नहीं भरता, इनका है कि भाई दुनिया जाए भाड़ में, नॉर्मल सेल जाए भाड़ में, लेकिन मेरा अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपने चारों तरफ इस तरीके से ब्लड वेसल्स के फॉर्मेशन बना लेते हैं। सो दैट इज द कैप्सुलेटेड ट्यूमर। लेकिन जब ये कैप्सुलेटेड जो ट्यूमर है बेटा, अगर ये जो कैप्सूल है इस तरीके से रप्चर हो जाती है और ये जो नियोप्लास्टिक सेल है ये बाहर आती हैं, ठीक है, और वाया ब्लड ये कहीं और जाएंगी। ठीक है, वाया जो ब्लड वेसल, जैसे कि ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, और वाया ब्लड वेसल ये दूसरे ऑर्गन, ये है नियोप्लास्टिक सेल्स। ठीक है, वाया ब्लड वेसल ये दूसरे ऑर्गन पर जाती हैं, दूसरे ऑर्गन के पास जाती हैं और वहां पर भी एक ये न्यू ट्यूमर बनाना शुरू कर देती हैं। एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज मेटास्टेसिस एंड दिस इज द मोस्ट फेयरफुल प्रॉपर्टी। और जो कैंसर होता है दैट इज नोन एज मैलिग्नेंट ट्यूमर। कैंसर और ट्यूमर में फर्क है। ट्यूमर का मतलब है कि भाई एक जगह पर, जहां पर कैंसर हो गया, एक जहां पर ट्यूमर हो गया वो वहीं पर रहेगा। लेकिन मैलिग्नेंट का मतलब क्या है, ये जो न्यू कैप्सूल अब ये रप्चर हो चुका है, न्यूप्लास्टिक सेल बाहर आ चुकी हैं और वाया ब्लड ये हर जगह ट्रांसफर हो रही हैं और जहां पर ये जा रही हैं वहां पर अपने अराउंड नई ब्लड वेसल का निर्माण कर रही हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल सेल का न्यूट्रिएंट्स खत्म हो रहा है और खुद का नंबर बढ़ा रही हैं। ठीक है, तो दैट इज द मोस्ट फेयरफुल प्रॉपर्टी एंड दैट इज नोन एज द मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो इस तरीके से आपको मेटास्टेसिस मैंने बता दी है, कॉन्सेप्ट बता दिया है। अब यहां पर देखो व्हाट इज मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर देखने को मिलता है, द कैंसरस सेल नाउ स्प्रेड फ्रॉम द बॉडी पार्ट एंड डिवाइड indefinitely to form a cluster of cell is known as tumor. Some of these cells from the tumor get sloughed off and manage to enter into the bloodstream. From there ये arrive in distant parts of the body and thus this result in the formation of the new tumor. ठीक है, तो भाई जहां पर ये जो सेल जाएंगी, नियोप्लास्टिक सेल जाएंगी, वहां पर ये नया ट्यूमर की फॉर्मेशन कर देंगी, अपने अराउंड नई ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करेंगी कि भाई अब हमें न्यूट्रिएंट्स की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, सो दैट इज द मोस्ट फेयरफुल प्रॉपर्टी ऑफ द मैलिग्नेंट ट्यूमर, दैट इज मेटास्टेसिस। तो दो चीज आपको ध्यान रखनी है, दो चीज कौन कौन सी ध्यान रखनी है आपको, दो चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। क्या क्या, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नॉर्मल सेल्स शो करती है और मेटास्टेसिस मोस्ट फेयरफुल प्रॉपर्टी शोन बाय द मैलिग्नेंट ट्यूमर। चलो नेक्स्ट है लिस्ट द हार्मफुल इफेक्ट कॉज्ड बाय द अल्कोहल एंड ड्रग्स। भाई अल्कोहल और जो ड्रग्स का क्या क्या हार्मफुल है, भाई सब कुछ ही तो है। परिवार के अंदर कलेश हो जाना, अपना खुद का करियर खत्म हो जाना, ठीक है, पैसे की कमी, और अगर पैसे नहीं मिलते, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूजर्स जो होते हैं, अगर उनको सिर्फ उन्हीं से मतलब है, परिवार जाए
ठीक है, उनसे ना तो कोई परिवार से मतलब, ना किसी और चीज़ से मतलब, ना परिवार छोड़ो, उनको खुद से ही मतलब नहीं होता। तो ज़िंदगी में कुछ भी कर लेना, ठीक है? थोड़ी-सी बदमाशी भी चल जाएगी और लेकिन अगर आप नशे वाली लाइन पर चले गए, अगर कोई भी नशा दैट, चाहे आप वो स्मोकिंग ले लो, चाहे वो ड्रग ले लो, चाहे वो अल्कोहल ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, अगर जहाँ पर एक बार चले गए, तो वहाँ पर दोबारा लौट कर आना सही राह पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अपने साथ वो आपके खुद के जीवन के जो जो इम्पोर्टेंट जो साल हैं वो लेके जाता है। और ये जो चैप्टर आपके इसीलिए दिया गया है सिलेबस के अंदर, क्योंकि ये जो उम्र होती है बहुत बहकावे में आने की उम्र है। जब इस उम्र में बच्चे को ये लगता है कि मुझे सारी की सारी चीज़ ट्राई करनी चाहिए। देखते हैं कि अल्कोहल लेके कैसे लगता है, देखते हैं कि स्मोक करके कैसे लगता है। जो कूल बनने वाला जो नेचर है ना, कि चलो ठीक है, अगर आपके अंदर हाथ के अंदर सुट्टा होगा तो आप बहुत ज़्यादा कूल लगोगे। तो आज के टाइम पे कूल लगना वही है जो इन सबसे दूर है। ठीक है, तो आपको जो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन दिखेगी वो ये सब करती दिखेगी, लेकिन जो कुछ लोग मिलेंगे भीड़ के अंदर, जिन्होंने कभी टच भी नहीं किया होगा, जिन्होंने कभी टेस्ट भी नहीं किया होगा, लेकिन हाँ, वो ज़रूर कूल है। ठीक है, तो पीयर प्रेशर के अंदर नहीं आना है। चलो ठीक है, आपके सारे के सारे दोस्त अगर कर रहे हैं, पहले तो उस संगत में ही नहीं रहना है। और संगत का असर आपके करियर के ऊपर बहुत जल्दी आपको रियलाइज़ खुद ही हो जाएगा कि संगत का असर होता है। ठीक है, तो बेटर है अपने जो दोस्त हैं अच्छे चुनो। ऐसे दोस्त चुनो जो आपको आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। ऐसे लोग चुनो जो आप जिस लेवल पर आप हो, आपको पुश करे कि हाँ, और आप ऊपर उठ सकते हो। ठीक है, तो इंडिविजुअल के ऊपर तो भाई खुद के सिस्टम की तो धज्जियां उड़ती ही हैं। ठीक है, खुद को डिप्रेशन, फटीग, पता नहीं क्या क्या, खुद का करियर तो कुछ रहता ही नहीं है। तो व्हेन एक्सेस अल्कोहल इज कंज्यूम्ड, अगर अल्कोहल एक्सेस कंज्यूम हो जाती है तो नर्वस सिस्टम के ऊपर असर डालती है, लीवर के ऊपर असर डालती है, जिसकी वजह से फटीग, डिप्रेशन, वेट लॉस, एग्रेशन, सब कुछ, भूख नहीं लगती, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फैमिली लेवल पे, भाई फैमिली अगर ऑब्वियसली अगर फैमिली के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस होगा, अब्यूज होगा, इरिटेशन होगी, ढंग से चैन से आप खाना नहीं खा सकते, कलेश होता रहेगा, इंतजार करेंगे कि कब भाई लौट के आएगा घर पे, कब ढंग से खाना खाओगे, कब से नहीं। तो इन सारी चीज़ों से दूर रहो, कुछ नहीं रखा इनमें। इट लीड टू द ऑन सोसाइटी, लीड टू द इम्पल्सिव बिहेवियर। सोसाइटी आपके बारे में अच्छा नहीं सोचेगी कि फिर से आ गया पी के घर पे। ठीक है, मैं यहाँ पे जेंडर को स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ, कि मैं दोनों के लिए बात कर रही हूँ यहाँ पे, मेल एज वेल एज फीमेल। ठीक है, तो द ऑन इंडिविजुअल द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन नो वंस बॉडी सीवियर मोर ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अच्छा, ये तो हो चुका है। फैमिली के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर भी यहाँ पर असर देखने को मिलता है। Next is, do you think that friends can influence one to take alcohol or drugs? If yes, how many one protect himself or herself from such influence? लो, एनसीईआरटी ने भी क्वेश्चन देख लिया। अब एनसीईआरटी को भी ये पता है भाई ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है कि क्या आप ड्रग्स और अल्कोहल का सेवन, क्या धूम्रपान का सेवन या शराब का सेवन आप दोस्तों की वजह से इन्फ्लुएंस में आकर कर सकते हैं? नहीं, अगर हाँ, तो ऐसे कौन से रीजन है जिसकी वजह से आप अपने आप को बचा सकते हैं? तो सबसे पहले भाई अपनी कंपनी बदलो, अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर रखो। नहीं का मतलब नहीं, नहीं करना तो नहीं करना, ना तो टेस्ट करना, यहाँ पे जीभ के ऊपर लगानी है चीज। ठीक है, दूसरी बात, ऐसे लोगों से दूर रहो जो ड्रग्स करते हैं। ऐसे मतलब अगर आपको लगता है कि ऐसा आपको नोटिस में आ रहा है कि भाई ऐसा कोई पर्सन है और जिसका बिहेवियर चेंज हो गया है, और जिसने अब उसको अगर खुद, अब घर वाले तो पैसे देंगे नहीं कि ये ले बेटा पैसे जाके नशे कर ले, ऐसा तो होगा नहीं। अब वो घर से लड़के लेके आएगा, घर से उसके लड़ाइयाँ होंगी और उसको इरिटेशन होगी। वो आप अगर किसी की संगत में ऐसा है, 4-5 लोग रह रहे हैं जिसमें से एक नशा कर रहा है, तो अब वो अपने दोस्तों से पैसे मांगेगा, दोस्तों से पैसे नहीं मिलेंगे तो वहाँ दोस्तों में से लड़ाई होगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली मेडिकल हेल्प लो। अगर कुछ ऐसा ही दिक्कत आ रही है तो अपने पेरेंट्स से कंसर्न करो, अपने जो एल्डर सिस्टर्स ब्रदर्स उनसे कंसर्न करो, उनसे एडवाइस लो, टीचर से एडवाइस लो। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए यार ड्रग और अब्यूज के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। काउंसलिंग सेशन, और अगर डोपामीन, इन सारी की सारी चीज़ों से फेक, जितने भी जो फेक है ना, ड्रग्स क्या करता है भाई, यूफोरिया, एक्सट्रीम हैप्पीनेस। आपको लगेगा कि सबसे जो फॉल्स जो कॉन्फिडेंस होता है
लेकिन जब तक नशे में हो तब तक आपका फॉल्स कॉन्फिडेंस है। जैसे नशा उतरा तब सारी की सारी चीजें क्या है, सेम है। तो अगर अपने आप को बढ़ाओ, मतलब फिजिकली स्ट्रांग बनाओ, किसी गेम में पार्टिसिपेट करो। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा टेंशन है तो कुछ खेलने चले जाओ, फुटबॉल खेलो, टेनिस खेलो, बास्केटबॉल खेलो, ठीक है। तो इस तरीके से अपना, अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो डेविएट इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी ने भी यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट, why is it that once a person start taking alcohol or drugs it's difficult to get rid of this habit? Discuss it with your teacher। बताओ, चलो डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस क्या है भाई, कि अगर कोई अल्कोहल ये इसमें पड़ जाता है, ड्रग्स लेता है, तो क्वेश्चन है कि इससे बाहर छुटकारा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। देखो एक्चुअली में होता क्या है ना, जस्ट अगर मैं किसी ड्रग की बात करूँ तो किसी ड्रग को लेके जैसे यूफोरिया होता है, फॉल्स कॉन्फिडेंस आता है, स्टिमुलेंट का काम करती है कोई ड्रग। तो जस्ट सपोज पहले थोड़ी अमाउंट के अंदर आपको वो फीलिंग आई है, 1 माइक्रोग्राम जैसा आपने लिया और आपको वो फीलिंग आई कि वाह वाह सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। आपको गर्मी के अंदर भी आपको ठंड का एहसास हो रहा है। तो ये जो सारी की सारी जो फेक जो चीजें है ना, ये थोड़े टाइम के लिए। अब नेक्स्ट टाइम अगर आपको वही फीलिंग लेनी है तो उसका मतलब उस डोज से उस कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। जब 1 माइक्रोग्राम से आपको चेंज करके फिर 2 पे आना पड़ेगा, 3 पे आना पड़ेगा, 5 पे आना पड़ेगा। तो आपकी बॉडी क्या होती जाएगी, उस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए अडेप्ट होती जाएगी। और आपको फिर और ज्यादा फिर से वही फील करना है तो आपको डोज बढ़ानी पड़ेगी, और जिसकी वजह से एडिक्शन होती है, लत लग जाती है, और लत से छुटकारा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। फिर विड्रॉवल जो सिम्टम्स आएंगे, विड्रॉवल सिम्टम्स भी बहुत खतरनाक होते हैं। अगर जो ड्रग्स है एक बार एक साथ छूट भी गई जाती है, तो छूट जाती है तब भी बेटा मतलब चेंजेस देखने को मिलते हैं बॉडी के अंदर। तो ऐसी चीज के अंदर करना ही क्यों। आप देखो सिंपल, अगर मैं आपको बताऊं तो आप अपने आप को तो छोड़ ही दो, आप बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज हैं, ठीक है। ऐसे इंटरव्यूज हैं जो उन्होंने सीरियसली अपनी लाइफ के ऊपर दिए। देखो भाई, मेरे पास बहुत पैसा आ गया था, ठीक है, मेरे पास बहुत ज़्यादा फेम आ गया था, मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टारडम आ गया था, वो मुझसे झेल नहीं पा रहा था। और मुझे लगा कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अब ऑब्वियसली अगर पैसा आ गया है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो ज़्यादा उसने शराब ली और जो भी आप, बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगी, आप देख लेना, आपको बहुत ज़्यादा वो मिल जाएंगी, ठीक है। सेलिब्रिटीज़ भी मिल जाएंगी जो उन्होंने सच में ये बताया है कि उन्होंने उनको नशे की आदत पड़ गई और उनके जीवन के 6 से 7 साल हम चले गए हैं, ठीक है। तो जो 6 से मतलब जिंदगी ऑलरेडी छोटी है, अगर लाइफ नशे में आके और ये सब आके आपकी जीवन के इतने साल चले गए और आपको पता ही नहीं चला, तो उसका क्या फायदा। जिंदगी आपको अच्छी जीनी है, ठीक है। मतलब आप सोचो, आप लाइफ जी रहे हो और आपको ये नहीं पता, आपको चला यार मैंने पिछले 6 साल में क्या किया, तो उसका क्या फायदा। भगवान ने जिंदगी दी है, माँ बाप ने जिंदगी दी है, अच्छे से जियो, मजे से जियो, और सारी की सारी चीज़ों का एक्सप्लोर करो, नए नए प्लेसेस पे जाओ, अच्छा खाओ, अच्छा आ, कोई भी खेल खेलो, ठीक है, अच्छे दोस्त बनाओ, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो, लाइफ को एक्सप्लोर करो, लेकिन ये वाली चीज़ एक्सप्लोर मत करो, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन योर व्यू व्हाट मोटिवेट्स यंगस्टर टू टेक अल्कोहल और ड्रग्स एंड हाउ कैन दिस बी अवॉइडेड। भाई यंग जनरेशन के अंदर क्या क्या चीजें मोटिवेट करते हैं। देखो सबसे पहले यंग जनरेशन के अंदर मैं बताऊं तो पीयर प्रेशर, ऑलरेडी इतने ज्यादा न्यूज़पेपर हैं, अब मैक्सिमम इतने सारे जो गाने हैं वो ड्रग से रिलेटेड। अब 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, ऐसे ऐसे गाने अगर आएंगे तो ये सारे के सारे जो नेगेटिव जो इम्पैक्ट हैं वो सोसाइटी के ऊपर पड़ते हैं। मैरिजुआना करे दुआना, मिले न पत्ती मिले दुआना, तो न्यूज़पेपर में एड्स आना, ठीक है। सेलिब्रिटीज़ भी ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो इनकी स्मोक की, अल्कोहल की, इनकी पान गुटखा दारू शराब इन सब की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। बहुत सारे लोग उनको आइडल मानते हैं, और वही अगर ऐसी एडवर्टाइज करेंगे तो लोग कहीं ना कहीं तो इन्फ्लुएंस होंगे ही, ठीक है। और इस एज में ऐसे बच्चे जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अब वो अपने आइडियल को ही चुनते हैं, ठीक है। लेकिन वो ही अगर ऐसी चीज़ करेंगे, ऐसे एडवर्टाइजमेंट करेंगे, तो लोग तो इन्फ्लुएंस होंगे, ठीक है। गाने, मूवीज, मीडिया, बहुत सारी चीज़ें हैं, पीयर प्रेशर, और इस टाइम पे बेटा स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये सारी की सारी चीज़ें भी हैं जो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती हैं। अब स्ट्रेस कम, बेटा स्ट्रेस अच्छा भी होता है, ठीक है। कि अब आपको स्ट्रेस, अब जिस आप ये लेक्चर देख रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपका 1 महीने के बाद एग्जाम आने वाला है।
और अगर आपको थोड़ी सी भी टेंशन नहीं होगी, थोड़ी सी भी स्ट्रेस नहीं होगी, तो आप कुछ और देख रहे होगे, मूवी देख रहे होगे, मस्ती कर रहे होगे, तो जो स्ट्रेस है वो अच्छा स्ट्रेस भी होता है, ठीक है। और एंजाइटी डिप्रेशन तब होता है जब आप मतलब बिना कुछ किए, बिना एफर्ट्स डाले आप रिजल्ट को सोचते हो कि यार पता नहीं मेरे पास ये सब चीज़ें आ जाए, मेरे पास ये गाड़ी आ जाए, मेरे पास ये बंगला आ जाए, और कुछ करना कुछ भी नहीं है। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रही कि कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन है, लेकिन आप लगे रहो, मेहनत करते रहो, रिजल्ट आपको मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, ठीक है। तो पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या लिखना है आपको इस तरीके से मिल जाएगा, और यहाँ पर ये दिया गया है कि किस तरीके से प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या है, मोटिवेशन पेरेंट्स एल्डर्स टू डेवलप। भाई स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए, मना कर दिया नहीं करना तो नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पर आप बाहर रहोगे, घर के बाहर रहोगे, अब घर के बाहर आप आते हो, कॉलेज में जाते हो, वहां पर तो पेरेंट्स आते नहीं है, वहां पे तो आपकी विल पावर आपके साथ रहती है, वहां पर तो कोई आपके पास नजर रखने वाला है नहीं। चलो अब तो आप घर पे बैठे हो, घर पे तो पेरेंट्स आपके मतलब आप पे नजर रख सकते हैं, चलो ठीक है मेरा बेटा मेरी बेटी गलत राह पर तो नहीं चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप घर से बाहर निकलते हो तो आपकी जो लाइफ है कंप्लीटली आपके ऊपर ही डिपेंड करती है, आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप दोस्त कैसे बनाते हो। आप और सब छोड़ो, दोस्त बनाना ये तो आपके हाथ में है ना, कि आपके कैसे दोस्त बनते हैं। आप नशेड़ी दोस्त बना रहे हो तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके करियर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आप दोस्त बनाओगे आपके ऊपर है, अच्छे बनाओ, ऐसे बनाओ जो आपको आगे मोटिवेट करे, ठीक है। क्योंकि घर से बाहर जब आप निकलते हो तो बेटा आपके जो ट्रू फ्रेंड्स है वही आपकी फैमिली होती है। तो जब भी आप बाहर जाओ तो दोस्त आपके अच्छे होने चाहिए। ओके देन ये सारे के सारे हैं जो कि एनकरेज स्टूडेंट्स टू डेडिकेट देयर एनर्जी टू देयर एक्टिविटीज, प्रॉपर मीडिया प्रोफेशनल असिस्टेंट शुड बी प्रोवाइडेड इफ सिम्टम्स ऑफ कोई फ्रस्ट्रेशन कुछ ऑब्जर्व होता है तो मेडिकल हेल्प लेने में कोई भी शर्म की बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपको मिल जाएंगे, आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपको लिखना क्या है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी हर एक क्वेश्चन, लेकिन करना क्या है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स मोर इंटेंस क्यों है देन द प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। देखो जब बॉडी के अंदर पहली बार पैथोजन आता है तो बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है, तो उसको किल करते हैं तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन दोबारा से जब सेम पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारी बॉडी के अंदर उसके खिलाफ मेमोरी सेल डेवलप हो जाते हैं जो ज़्यादा टाइम नहीं लेती, अब डायरेक्ट उस पैथोजन को किल कर देती हैं, ठीक है। और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स का दूसरा नाम क्या है? एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि नेम एनी टू टाइप ऑफ सेल दैट हैज सेलुलर बैरियर टू प्रोवाइड इनेट इम्यूनिटी इन ह्यूमंस। तो इनेट इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है? जैसे कि सेलुलर बैरियर के अंदर, तो सेलुलर बैरियर के अंदर न्यूट्रोफिल्स आ गया, ठीक है, नेचुरल किलर सेल्स आ गया, मोनोसाइट आ गया और मैक्रोफेजेस। तो इस तरीके से आपको नाम लिखने हैं। नेक्स्ट है हाउ डज हीमोजोइन अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी व्हेन रिलीज इन द ब्लड ड्यूरिंग मलेरियल इन्फेक्शन। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है? हीमोजोइन। हीमोजोइन कब रिलीज होता है? जब आरबीसी रप्चर होती है जो हीमोजोइन रिलीज होता है। और ये जो टॉक्सिन है हीमोजोइन, इसकी वजह से चिल्स एंड क्या आता है? फीवर आता है, चिल्स एंड फीवर एवरी 3 to 4 days। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑटोइम्यून डिजीज। ऑटोइम्यून डिजीज वो डिजीज होती है जब हमारी बॉडी हमारे खिलाफ ही काम करना शुरू कर दे, दैट इज नोन एज ऑटोइम्यून डिजीज। यानी कि इस पे जो कौन सी जो प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है? सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है भाई? सेल्फ और नॉन सेल्फ, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाती है। और एग्जाम्पल जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, मिस्थीनिया ग्रेविस हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? ऑटो इम्यून डिजीज हैं, ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है स्टेट द 2 डिफरेंट रोल्स ऑफ द स्प्लीन इन द ह्यूमन बॉडी। जो स्प्लीन है वो क्या है? रिजर्वॉयर आरबीसी का जो स्प्लीन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। स्प्लीन माइक्रोब्स को ट्रैप करती है, ठीक है, जो कि ब्लड बोन जो माइक्रोब्स होते हैं। स्प्लीन एक्ट एज फिल्टर टू द ब्लड बोन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और लार्ज रिजर्वॉयर है किसका? राइथ्रोसाइट का। बीन शेप्ड ऑर्गन होता है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। नेक्स्ट इज हाउ डू इंटरफेरोन्स प्रोटेक्ट अस। इंटरफेरोन्स कौन रिलीज करता है? इंटरफेरोन्स आते हैं किसके अंदर आते हैं भाई? साइटोकाइन बैरियर के अंदर आते हैं, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल इंटरफेरेंस रिलीज करेगी और किसको बचाने के लिए?
जो कि नॉर्मल सेल हैं, उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, व्हाई डू पोलन ग्रेन्स ऑफ सम फ्लावर ट्रिगर स्नीजिंग इन सम पीपल। भाई जो पोलन ग्रेन्स है ये सब ये एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है जब हमारी बॉडी, सो दैट इज नोन एज एलर्जी। और जो एलर्जन है जैसे पोलन ग्रेन्स हो गया, डस्ट पार्टिकल हो गया, हमारी बॉडी जब बढ़ चढ़ के कोई रिस्पॉन्स शो करे दैट इज नोन एज एलर्जी, और मास सेल रिलीज करती हैं जैसे कि हिस्टामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया। ये आपके क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हाउ डज मलेरिया डिफर फ्रॉम चिकनगुनिया विद रेफरेंस टू देयर वेक्टर्स। भाई जो मलेरिया है फीमेल एनाफ्लीज कॉज करती है। जो मलेरिया है, मलेरिया किसके काटने से होता है, फीमेल एनाफ्लीज के काटने से, फीमेल ही होगी, ठीक है। लेकिन चिकनगुनिया की अगर मैं बात करूं तो एडीज हो गया, ऑलराइट। और अगर मैं बात करूं किसकी, एलिफेंटियासिस, ये भी वेक्टर एलिफेंटियासिस, ठीक है, एलिफेंटियासिस। या फिर यहां पर मैं बात करूं किसकी, फिलेरियासिस की, एलिफेंटियासिस, या फिर मैं किसकी बात करूं यहां पर, फिलेरियासिस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी क्या होगा, जो फीमेल होगी मच्छर, और कौन सी, दैट इज क्यूलेक्स, ठीक है। आपका होमवर्क क्या है, आपको ये बताना है कि जो डेंगू है बेटा, इसका वायरस, जो डेंगू का वेक्टर क्या है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया, टाइफाइड, निमोनिया, अमीबियासिस आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इन्फेक्शियस डिजीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांसमिटेड थ्रू द मैकेनिकल कैरियर। सो अमीबियासिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू द मैकेनिकल कैरियर, और इसकी जो मैकेनिकल जो कैरियर है वो कौन सी है, हाउस फ्लाइज, कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर से ये फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ डज कोलेस्ट्रम प्रोवाइड इनिशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज टू न्यूबॉर्न बेबी। देखो यहाँ पर कोलेस्ट्रम की अगर बात करूं तो कोलेस्ट्रम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, आईजी ए प्रेजेंट होती है, और ये कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, पैसिव। पैसिव के अंदर भी नेचुरली पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ द पॉपी प्लांट। देखो यूजफुल एज वेल एज द हार्मफुल ड्रग, तो अगर मैं बात करूं, मॉर्फिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ द पॉपी प्लांट, इट इज यूज्ड एज अ सेडेटिव एंड हार्मफुल व्हेन यूज्ड एज ऑपियोइड्स। भाई ड्रग है, ड्रग का जो मेडिसिनल यूज है, जब तक मेडिसिनल यूज होगा तब तक वो क्या होगा, यूजफुल होगा। लेकिन मेडिसिनल यूज, भाई अब्यूज का मतलब है अगर कोई ड्रग डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अलावा यूज हो रही है, दैट इज अब्यूज, ठीक है। हाउ डज स्मोकिंग टोबैको इन ह्यूमन लीड टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन देयर बॉडी। जो स्मोकिंग है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट बढ़ा देती है। अभी कार्बन जो मोनोऑक्साइड है, इसकी जो बाइंडिंग जो एफिनिटी है हीमोग्लोबिन से ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की अमाउंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। नाउ ए पेशेंट शोड सिम्टम सस्टेन्ड हाई फीवर, सस्टेन्ड हाई फीवर 38 to 39 डिग्री सेल्सियस। डायरेक्ट डिजीज बताओ कौन सी होगी डिजीज, 30 सस्टेन्ड हाई फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्टमक पेन, ये सारे के सारे किसके वो है, टाइफाइड के, ठीक है। नेम द डिजीज एंड इट्स पैथोजन। टाइफाइड, टाइफाइड किससे होता है, साल्मोनेला टाइफीरियम। राइट द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द ब्लड क्लॉट इन द स्टूल्स। भाई डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होगा इसका, विडाल टेस्ट। नेम द डिजीज एंड इट्स पैथोजन। अच्छा ये तो दोबारा से स्टोरी रिपीट हो गई है, तो ये आपको देख लेना। व्हाट इज विड्रॉल सिम्टम, लिस्ट एनी 2 सिम्टम्स। विड्रॉल सिम्टम क्या है, जब बेटा एकदम से जब कोई पर्सन अगर छोड़ देता है ड्रग्स को, ठीक है, तो उसकी बॉडी सिम्टम्स शो करती है, अनप्लेजेंट सिम्टम, जिसको हम विड्रॉवल सिम्टम्स कहते हैं, जैसे कि एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, स्वेटिंग हो गया, नोजिया हो गया, इस टाइप के, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हाउ मॉर्फिन एंड हीरोइन आर रिलेटेड, मेंशन द इफेक्ट ईच वन ऑफ देम हैज एन इन ह्यूमन बॉडी। देखो मॉर्फिन और हीरोइन, ठीक है, जो मॉर्फिन जो ड्रग होती है बेटा, मॉर्फिन एंड हीरोइन दोनों ही लेटेक्स ऑफ द प्लांट पेपावेर सोमनिफेरम से ऑब्टेन्ड होती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मॉर्फिन है भाई, ये सिडेटिव और पेन किलर की तरह यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जो हीरोइन है ये डिप्रेशन की तरह यूज होती है। यहाँ पर देखो पेन किलर, सिडेटिव में पेन किलर मतलब दर्द नहीं होता मॉर्फिन से, ठीक है, बहुत बढ़िया पेन किलर है। लेकिन जो हीरोइन है, हीरोइन बॉडी के फंक्शन को क्या कर देती है, स्लो डाउन कर देती है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है बेटा, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर होमवर्क के अंदर दे रही हूँ, ठीक है। आप करना इन क्वेश्चंस को और मुझे बताना कि आपको कैसे क्वेश्चंस लगे, ठीक है। आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के अंदर मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कैंसर पर है, और इस
इस क्वेश्चन को करने पर सारी की सारी चीज आपकी हो जाएंगी। कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट डेडली डिजीज, एक्सप्लेन द कॉन्टेक्ट इनहिबिशन एंड मेटास्टेसिस विद रिस्पेक्ट टू द डिजीज। ठीक है, अब देखो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन का मतलब क्या है। कॉन्टेक्ट इनहिबिशन का मतलब है कि भाई जब एक सेल दूसरे की सेल के कांटेक्ट में आएगी तो उसका अनकंट्रोल डिवीजन रुक जाएगा। मेटास्टेसिस का मतलब है जो न्यूप्लास्टिक सेल एक ऑर्गन को छोड़ के दूसरे ऑर्गन पर जाती है तो वहां पर एक नया ट्यूमर बनाना शुरू कर देती है। खत्म। नेक्स्ट, नेम द ग्रुप ऑफ जीन दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द नॉर्मल सेल दैट कुड लीड टू कैंसर। जो नॉर्मल जो जीन्स है दैट इज प्रोटो ऑन्कोजीन, सब उनका ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स है बेटा, ये जो सेल की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, सेल सिग्नलिंग फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, सेल मेटाबॉलिक फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। नेम एनी टू टेक्निक्स दैट आर यूजफुल इन डिटेक्शन ऑफ कैंसर, जैसे कि एमआरआई हो गया, ठीक है, एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, या फिर सीटी स्कैन आप लिख सकते हो। वाई आर कैंसर पेशेंट गिविंग अल्फा इंटरफेरोन्स क्यों दिए जाते हैं। अल्फा जो इंटरफेरोन्स है हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप कर देते हैं ताकि वो कैंसर सेल को रिकॉग्नाइज करके और उसको खत्म कर सके। तो ये कैंसर से रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चन है बेटा सारे के सारे यहाँ पर हो गए हैं। कॉन्टेक्ट इनहिबिशन हो गया है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर जो जीन्स है ऑन्कोजीन्स यानी कि प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो कि नॉर्मल सेल के अंदर मिलते हैं दैट लीड टू द कैंसर, जब उनका ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है प्रोटो ऑन्कोजीन्स का। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है बेटा आपका रिवाइज हो चुका है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो हमने सारे कर लिए, मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। 10 एक क्वेश्चन पीवाईक्यूज आपको मैंने दिए हैं, वो क्वेश्चंस आप खुद से प्रैक्टिस करना, चैप्टर करना। पीवाईक्यूज ही है बेटा, आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।